Speaker Saab. Sir, I like to concentrate on a few particular issues of the economy, of inflation, of some matters which many honourable members have raised, other than speaking about the economy in general as well. Sir, आज पूरे दुनिया में आर्थिक विषयों में बहुत सारे संकट के समय है. The global economy is struggling with twin challenges of high inflation and also slow growth. मैं उदाहरण के लिए विदेश में जो चल रहा है उसको पहले उठाते हूं, आपके समक्ष रख रही हूं. ये नहीं है कि आई एम टॉकिंग ओनली विदेशी विषय. I will come to talking about domestic also. ग्लोबल इकोनॉमी सर 2022 में सिर्फ 3% का ग्रोथ देखे. It just grow over about 3% or little more. And the World Bank is now forecasting that 2023 it will decline to 2.1%. Global growth will decline to 2.1%. And in this, I just want to take the example of some developed countries whose situation it is important for us to understand. UK is facing one of the very challenging times, and Bank of England has raised interest rates 14 consecutive times, hiked it, and today it is at the highest level of 15 years. Eurozone is also struggling. The European Central Bank has also seen very high inflation. The ECB, the European Central Bank, has raised interest rates 9 consecutive times, and they're all hikes, and today it is at a 23-year high. If that is the case with European Central Bank, in Germany too, which is the largest economy in Europe, there too the challenges are very, very big, and the IMF expects the German economy to contract at a projected 0.3% in 2023. इतना नीचे तक जर्मनी के इकोनॉमी भी गिरावट में आ रही है. सर, चाइना, yes, it's a very big economy. दुनिया में यूएस, चाइना, ये सब बड़ा इकोनॉमी है. मैं सीधा उनसे हमारी इकोनॉमी को तुलना नहीं कर रही हूं, मगर चैलेंजेस जो है दुनिया भर के, और उस चैलेंजेस के वजह से इतना मजबूत जो माना जाता था, मजबूत इकोनॉमी चाइना जैसे, आज एकदम कंज्यूमर डिमांड स्टैग्नेशन के सिचुएशन में है और वेजेस स्टैग्नेशन में है. आज भारत के मीडिया भी ये लिख रहा है कि शायद चाइना एकदम डिफ्लेशन में चली जा रही है. सो चाइना का सिचुएशन, यूरोजोन का सिचुएशन, यूके का सिचुएशन, और आप सब मीडिया में 2 दिन पहले देखे होंगे कि यूएस का डाउनग्रेड हुआ और उसके कारण उनके स्टॉक मार्केट में उथल पुथल होने लगा. इसीलिए मैं इन सब परिप्रेक्ष्य में ऑनरेबल स्पीकर सर आपसे विज्ञप्ति करती हूं कि भारत के इकोनॉमी को एक बार हम इस नजरिया से देखते हुए भारत के इकोनॉमी का हालात को समझना चाहिए. 2013 में जो मॉर्गन स्टैनली ने दुनिया में 5 सबसे नाजुक इकोनॉमी के लिस्ट करते हुए भारत का भी उसमें जोड़ा. 2013 India was declared as a fragile economy. उसी मॉर्गन स्टैनली आज भारत को अपग्रेड करते हैं, भारत को हायर रेटिंग देते हैं. सिर्फ 9 साल में इतना एकदम खराब और फ्रजाइल परिस्थिति में जो इकोनॉमी गिरावट हमारी हुई, उससे निकलते हुए हमारे सरकार की पॉलिसी के वजह से आर्थिक सुधार हुआ, कोविड के बावजूद भी सुधार हुआ, और आज हम देश सबसे
फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और हमारे रियल जीडीपी ग्रोथ 7.2 2022-23 में हुआ, and it is projected to grow at 6.5% in 23-24. These are projections given by not just one agency, several global agencies, and our own RBI's projection is also saying this. So सबसे बड़ा, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और अपग्रेड किए गए इकोनॉमी, जबकि यूएस हो, चाइना हो, सबका डिग्रेडिंग, डाउनग्रेडिंग हो रहा है। So India is in a rare position, sir, of being optimistic and positive for its future growth. सर ये सब कैसे हो पॉसिबल हुआ? 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के रास्ते पे चलते हुए हमारे पॉलिसी को इतना सुधारा, जिसके वजह से कोविड का संकट भी क्यों ना हुआ, हम उससे पार करते हुए आज रिकवरी के रास्ते पर सबसे तेजी गति में आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले सर, जनधन योजना सबके साथ का उदाहरण मैं बोलने वाली हूं। जनधन योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, फोकस ऑन हेल्थ थ्रू आयुष्मान भारत, जन औषधि केंद्र, ये सब सामान्य लोग के लिए बेनिफिट करने वाले ऐसे स्कीम के द्वारा ही सबका साथ हुआ है। मगर इससे पहले हम सुनते थे गरीबी हटाओ, बार बार 6 दशकों से हम सुन रहे हैं गरीबी हटाओ। सचमुच में हटाया गया क्या? नहीं। अभी आप देख रहे हैं हम क्लियरली पॉवर्टी को कम करने में सफल देख पा रहे हैं, और भी काम बाकी है। सो यूपीए सरकार ने एक पोस्ट डेटेड चेक देते थे। हम सब समझते हैं आज का चेक नहीं, फ्यूचर डेट में चेक दिया गया, गरीबी हटेगा, मगर वो नहीं है हमारे पॉलिसी, और मोदी जी ने इसको पूरे के पूरे परिवर्तन कर चुके हैं। मैं जवाब देती हूं सर, उसका भी देती हूं जवाब। सर, ये बदलाव कैसे हुआ? भाई बैठो यार। सर, ये परिवर्तन कैसे हुआ? There is a transformation in our governance. वो ट्रांसफॉर्मेशन से वो ट्रांसफॉर्मेशन मैं सिंपली समरी करना चाहती हूं, मगर डिटेल भी बोलूंगी। वर्ड्स लाइक बनेगा, मिलेगा, ये सब हो गया अभी। अब वो नहीं है। जनता आजकल क्या उपयोग कर रहे हैं? बन गए, मिल गए और आ गए, यही हो रही है शब्दावली। मैं उदाहरण के लिए बोल रही हूं। यूपीए के समय बिजली आएगी करते थे लोग, अभी बिजली आ गए। गैस कनेक्शन मिलेगा, आज गैस कनेक्शन मिल गया। वाटर कनेक्शन मिलेगा करते थे यूपीए में, अभी मिल गया। पीएम आवास का घर बनेगा, अभी पीएम आवास का घर बन गया। टॉयलेट्स बनेगा करते थे, अभी टॉयलेट्स बन गए। गांव में सड़क बनेगा बोलते थे, अभी गांव में सड़क। हाईवेज बनेगा करते थे, अभी हाईवेज। ब्रिजेस बनेगा करते थे, अभी ब्रिजेस। पोर्ट्स बनेगा करते थे, अभी पोर्ट्स। एयरपोर्ट्स बनेगा करते थे, अभी एयरपोर्ट्स। बैंक अकाउंट्स खुलेगा करते थे, अभी बैंक अकाउंट्स। किसान और एमएसएमई को इजी लोन मिलेगा करते थे, अभी किसान और एमएसएमई को इजी बैंक लोन मिल गए। सस्ती दवाई, 40 नहीं होगा।
सस्ती दवाई और स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा करते थे, अभी सस्ती दवाई और स्वास्थ्य सुविधा मिल गया। आसानी से राशन मिलेगा करते थे, अभी आसानी से राशन मिल गया। इसीलिए सर, इसका समझ आवश्यक है। एक्चुअल डिलीवरी से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ना कि मुंह से शब्द कहकर गुमराह करने से। इसीलिए आप जनता को सपने दिखाते हैं, हम जनता के सपने साकार करते हैं। एंड वी बिलीव इन एम्पावरिंग ऑल एंड अपीसमेंट ऑफ नन। सर, एक मिनट वित्त मंत्री जी, एक मिनट वित्त मंत्री, एक मिनट विराजे, आप भी विराजे, आप भी बैठे। मैं एक मिनट दादा, एक मिनट। मैं सभी मान्य सदस्यों से आग्रह करता हूं, न इधर न उधर कोई भी जब कोई वक्ता बोल रहा हो तो नारेबाजी न करे। ये व्यवस्था दे दी है, न इधर से न उधर से कोई नारेबाजी नहीं करे। सदन में वक्ता जब बोल रहा है तो वक्ता बोले, नारेबाजी न इधर से हो न उधर से हो। माननीय वित्त मंत्री जी, सारे दिन जो नारे लगा, नहीं प्लीज वित्त मंत्री जी, दिन से नारे लगा रहे थे। सर, आप माननीय सदस्य बैठे बैठे कोई टिप्पणी मत कीजिए। नो मंत्री जी, टिप्पणी मत कीजिए बैठे बैठे। सर, माननीय स्पीकर सर, 9 साल में इतने स्पष्ट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं, उसका आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर सर 2014 में was only 3.92 lakh crores. कैपिटल एक्सपेंडिचर पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए खर्च उपयोग में आता है। 3.92 lakh crores has become today 10.9 lakh crores. सर, एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारे मेंबर्स बात किए। एग्रीकल्चर का बजट 2014 में 21,933 करोड़ था। आज वो बढ़कर के 1,25,000 करोड़ हुआ है, 5-fold इंक्रीज। सर, इस देश में फॉरेक्स रिजर्व्स 313 बिलियन था मई 2014 में, वो एक्चुअली आज 600 बिलियन है जून 2023 तक। सर, माननीय रक्षा मंत्री बैठे हैं इधर। डिफेंस एक्सपोर्ट्स 1,941 करोड़ था 2014 में, आज वो बढ़कर के 16,000 करोड़ हुआ। सर, किसानों को क्रेडिट मिलने में बहुत ही दिक्कत था पहले। 8.5 लाख करोड़ था 2014 में, आज वो बढ़कर के 21.67 लाख करोड़ हो गया। सर, इस देश में फूड प्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें फूड सिक्योरिटी के लिए वो चाहिए। 265 मिलियन मेट्रिक टन था 2014 में, वो बढ़कर के 323.55 मिलियन मेट्रिक टन हो रहे। दलहन के प्रोडक्शन पल्सेस 1.52 मिलियन मेट्रिक टन था, 1.52 लाख मेट्रिक टन था 2014 में, वो आज 82.21 लाख मेट्रिक टन तक पहुंच गए। सर, किसानों को डायरेक्टली बेनिफिट देने वाले एथेनॉल प्रोडक्शन
38 करोड़ लीटर्स था 2014 में, आज वो 434 करोड़ लीटर्स हुआ है। इस ऐसे ही टैप वाटर कनेक्शन, हर घर में पानी, नल से जल स्कीम, वाटर अफेयर्स वाटर मिनिस्ट्री इधर रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर बैठे हैं। 1.79 करोड़ हाउसेस, 3.2 करोड़ हाउस होल्ड्स में वाटर पहुंचा है, पानी पीने के पानी पहुंचा है 2014 में, मगर आज वो बढ़कर के 12.7 करोड़ हाउस होल्ड तक पहुंच गया। 2014 में सर गांवों में घर आवास बनाने के कार्यक्रम, रूरल हाउसेस 1.79 करोड़ था 2006 से 14 तक बनाए हुए, मगर आज वो 2.9 करोड़ तक पहुंचे, 55% इंक्रीज। सर यूनिवर्सिटीज इस देश में 723 थे 2014 में, आज वो बढ़कर के 1113 यूनिवर्सिटीज है इस देश में, 390 नया जोड़े गए हैं। इसीलिए आप एवरेज सोच लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 44 नया यूनिवर्सिटी हर साल में हम बना रहे हैं। एयरपोर्ट सर 74 थे 2014 में, आज 148 है। हाईवेज 91,287 किलोमीटर तक 2014 में था, आज वो 1,45,155 किलोमीटर है। वाटरवेज 2014 में एक भी नहीं था, आज 111 बन गए। ऐसे ही मेगा फूड पार्क 2014 में 2 ही थे देश में, आज 23 है। सर ग्लोबल रैंकिंग में हमारे देश 2014 में 10वीं रैंक में था, आज हम ऊपर आ गए 5वीं रैंक में। सर इसके अलावा बहुत सारे रैंकिंग है, मगर उसमें एक विषय में बोलना चाह रही हूं, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, जो महिला के हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। 2014 में 167th रैंक में थे, 13 का रैंक है 167, आज वो रैंक 97 तक आ गए हैं, अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। सर जरूर बोलूंगी सर। एक्चुअली सर मुझे एक विषय बोलना चाहती हूं, क्योंकि पूरे एक दशक को वेस्ट किया यूपीए ने, पूरे बर्बाद हो गए, वेस्टेड पूरे एक डिकेड है, क्योंकि करप्शन और क्रोनिज्म ज्यादा था। मगर आज every crisis and every adversity has been changed into a reform and an opportunity. उसके वजह से आज हम हाई ग्रोथ लो इन्फ्लेशन में रह रहे हैं, whereas यूपीए के समय लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन था कैरेक्टर। जनता ने नो कॉन्फिडेंस यूपीए के खिलाफ 2014 में और 2019 में उठाए और उनको हराए। वही हालत होगा सर 2024 में भी। सर कल जब माननीय गृह मंत्री जी बात कर रहे थे, ये यूपीए के नाम क्यों बदलने का आवश्यकता हुई, उसका बहुत विस्तार से बोले। मैं उसका एक जिक्र करना चाहती हूं सर। वो INDIA सिर्फ उनका नाम का सैंक्टिटी के लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यूपीए मतलब जनता को याद आ रहा, वो करप्शन, वो भतीजावाज, बाय क्रोनिज्म, डायनास्टी, फैमिली, वो सब आ रहा कि ले आओ INDIA, जिसका पूरे नाम बहुत सारे लोग बोल नहीं पा रहे उन्हीं के यहां। मगर मैं ये बात सामने रखना चाह रही हूं कि कितना इनका कॉन्ट्रडिक्शन है। ये गजब टाइप की यूनिटी है सर, जिसमें ये समझना मुश्किल हो रही है कि ये अलायंस पार्टनर्स आपस में लड़ रहे हैं कि साथ में लड़ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि पंजाब में
कांग्रेस एंड आप आपस में लड़ रहे हैं, दिल्ली में आप और कांग्रेस अगेन आपस में लड़ रहे हैं, बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस एंड द लेफ्ट आपस में लड़ रहे हैं, केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, राजस्थान और हिमाचल में आप और कांग्रेस दोबारा आपस में लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आपस में लड़ रहे हैं, गुजरात में आप और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं। इससे ये गजब की अलायंस है सर। इसका उदाहरण इसमें सर एक्चुअली कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर आए थे, क्या बात करते हैं? क्या प्रोफेसर सौगता राय को मैं याद दिलाना चाह रही हूँ, मंत्री नहीं प्रधानमंत्री इंपोर्ट करते थे राज्यसभा से डॉक्टर मनमोहन सिंह को, याद रखिए ना सर। कर्नाटका का हेल्थ मिनिस्टर आए थे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक देने के लिए, और वो जाकर के बोले ये इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ अच्छा भी नहीं है, हम डिसअपॉइंटेड है। ये लड़ने का उदाहरण एक है सर। सर जनधन योजना लॉन्च करने के बाद सर अगस्त 2014 में, फिर डिजिटल इंडिया लॉन्च करने के बाद 2015 में, भारत has become a passive, no longer remains a passive adopter of technology, but it is an active provider of technology पूरे दुनिया। एक प्रथा, एक मान्यता थी कि पहले पश्चिमी देशों में कुछ नया टेक्नोलॉजी आएगा, फिर बाद में इंडिया में। ये सोच बदल गई है अभी, क्योंकि आप देख रहे हैं सर ग्लोबली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के ऊपर कितना वाहवाही तारीफ हो रही है। एंड आज हम यूपीआई को फ्रांस को एक्सटेंड कर रहे हैं, सिंगापुर को दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ उसको उपयोग कर रहे हैं, कनाडा को उपयोग कर रहे हैं, हांगकांग, ओमान, कतार, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई और यूनाइटेड किंगडम भी उसमें रुचि लेकर के उनमें से कौन सा ऐसा एक स्टैक से एक निकाल सकते हैं जो उनको उपयोग में आएगा। ऐसे हमारे यूपीआई पूरे दुनिया में जारी है, उसका एक्सेप्टेंस पूरे दुनिया में है। डिजिटली हम एडवांस्ड है, डिजिटल पब्लिक गुड्स के विषय में G20 में भी बहुत तारीफ हो रही है, और IMF उनके स्टेटमेंट में ये मान रहे हैं कि डिजिटली हम बहुत सारे काम करने के बाद एक्चुअली आज लोग दुनिया के लिए हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। 26 अप्रैल 2023 IMF के वर्किंग पेपर में मैं कोट कर रही हूं, इंडिया हैज डेवलप्ड अ वर्ल्ड क्लास digital public infrastructure to support its sustainable development goals, with its journey having lessons for other nations embarking on their own digital transformation, unquote. ये IMF भारत के अचीवमेंट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अचीवमेंट के ऊपर IMF बोल रहा है सर। इसीलिए मैं बोल रही हूं हमारी पॉलिसी टू सपोर्ट स्टार्टअप्स has helped in building this digital infrastructure, and that can be seen. The recognized startups in India have increased 19 times between 2016-17 to today. And from importing technology, India is now exporting technology to countries which so need it. आज हमारे देश में record numbers of patents, designs and trademarks register हो रही है। यूनिकॉर्न्स आपको मालूम है 106 हो गया है, जब 2014 में सिर्फ 4 ही यूनिकॉर्न्स थे इस देश में। सर इसके साथ बैंकिंग सेक्टर का हमारे सफलता वाली स्टोरी आपके सामने रखना चाहती हूं।
Sir, we have been driving. We have realized that the banking sector needs to be healthy, and therefore we took a lot of measures. And much before the opposition says, oh no, you have not done anything, I want to quote former governor of RBI, Shri Dr. Raghuram Rajan. He said very clearly, evergreening of bad loans disbursed during 2008 and 14 kept the NPA hidden from the public and regulators. Evergreening करने के वजह से वो NPA कहीं नीचे दिखाई नहीं दिया, कहीं अंडर द कार्पेट रह गए। मगर हमारी सरकार आने के बाद उसको निकाल करके उसका सुधारने के लिए 4R अप्रोच लिए। उसके वजह से हम आज हमारी बैंकिंग का परफॉर्मेंस देख रहे हैं और क्लीन अप, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं हो रही है, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के साथ बैंक्स काम कर रहे हैं। इसीलिए बैंक्स में फैलाया हुआ आपके रायता हम साफ कर रहे हैं। हमारे सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज सॉरी oh yes, I'll have to do that because you're twisting the write-offs. Chaos. Sir, रायता और राइट ऑफ में कंफ्यूज कर रहे हैं। वो भी है। Sir, public sector banks have record profits of over 1 lakh crore. हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं।